अब हम क्या देखते हैं कि सर्क में कई बार क्या होता है, लेक्स बन जाती हैं। ये जो सर्क हैं यहीं पे कई बार या इस जगह पे ही डिपोजिशन हो जाएगा और यहाँ पे ही लेक बन जाएंगी छोटी छोटी सी। इस लेक को हम क्या कहते हैं, सर्क लेक और टार्न लेक कह देते हैं। क्या कहते हैं, टार्न, TARN टर्न, और लेक कह देते हैं या सर्क लेक कह देते हैं इसे, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन भी आपके सर्क में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम सर्क लेक की बात करें तो आपको देखने मिल जाएगा चंद्रताल मिला है, हिमाचल प्रदेश में आपको चंद्रताल जो लेक है ना वो सर्क लेक है, और वो आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसी जगह से देखने को मिलेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एरिट्रीज। ये एरिट्रीज क्या होते हैं भैया, इसका फॉर्मेशन तब होता है जब आपका इरोजन दोनों साइड से हो गया हो। क्या हुआ हो, जब दो साइड से इरोजन हुआ। देखो इस पहाड़ में इस साइड से भी इरोजन हुआ है और इस साइड से भी इरोजन हुआ है, मतलब दो साइड से इरोजन आपको देखने मिलेगा, तो फॉर्मेशन होगा आपका एरिट्रीज का, ठीक है। क्या लिखा है, व्हेन टू कोरीज कट बैक एंड अपोजिट साइड्स ऑफ एन माउंटेन नाइफ एज रिज आर फॉर्म आर कॉल्ड एरिट्रीज। इसको हम क्या कहते हैं, एरिट्रीज कह देते हैं। एक नाइफ की तरह एज बन जाता है यहाँ पे, और इसे हम क्या कह देते हैं, एरिट्रीज कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन 3 और मोर सर्क्स, जब 3 या 3 से ज्यादा सर्क कट जब 3 जगह से आपको सर्क कट होते हुए दिखेगा तो उस जगह पे आपको हॉर्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक लंबा सा हॉर्न। अभी मैं आगे स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा। इसमें देखो ये 2 जगह से कटा हुआ है ना, अब ये जो पीछे वाला एरिया ये लंबा लंबा है, इसमें कट नहीं लगा हुआ है, लेकिन कट कहां है, 2 जगह से। इसे हम क्या कहते हैं, एरिट्रीज कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट जो हमारे पास है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशिएटेड वैलीज। अब ये ग्लेशिएटेड वैलीज क्या होती है, ग्लेशिएटेड वैलीज या ट्रफ्स क्या होते हैं, तो ध्यान रखना ग्लेशियर्स में कई जगह पे आपको यू शेप की कई वैलीज देखने मिलती हैं, जो ग्लेशियर के बीच में ही देखने मिलती हैं। ऐसी वैलीज को हम ग्लेशिएटेड वैलीज कह देते हैं, ठीक है। सो ग्लेशिएटेड वैलीज आर यू शेप्ड वैलीज। क्या होती है ये, यू शेप्ड वैलीज होती हैं विथ ब्रॉड, इसका क्या होता है, ब्रॉड फ्लोर्स एंड रिलेटिवली स्मूथ स्टीप साइड्स, एंड दीज वैलीज में कंटेन डेब्रिस और मोरेन्स। इसमें डेब्रिस और मोरेन्स भी होते हैं। अब डेब्रिस क्या होते हैं, जो मलबा जो ग्लेशियर से आपके बह के आया हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, डेब्रिस कह देते हैं, ठीक है। तो समझना इसमें एक वैली का फॉर्मेशन होता है जो यू शेप में बनती है। कैसे बनती है, यू शेप में वैली बनती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लेशिएटेड वैली कह देते हैं, या यू शेप्ड वैली भी कह देते हैं, ठीक है। हमने वी शेप्ड वैली देखी थी रनिंग वाटर में, और ये यू शेप्ड वैली कहां देख रहे हैं हम, ग्लेशियर्स में देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैंगिंग वैली। तो अब समझना कई बार यू शेप्ड वैली के पास में ही एक छोटी सी वैली देखने मिलती है आपको, उसे हम हैंगिंग वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली कहते हैं। सो क्या बोला कि आफ्टर द आइस हैज मेल्टेड, जैसे ही आइस मेल्ट होगा द ट्रिब्यूटरी वैली हैंग्स अबव द मेन वैली। मैंने वही बोला था कि आपकी यू शेप्ड वैली है, इसके ही पास में एक ट्रिब्यूटरी वैली देखने मिलेगी, उसी को हम क्या कह देते हैं, हैंग्ड वैली कह देते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर में क्लियर है। ये आपकी मेन वैली थी, यहाँ पे एक मान लो एक छोटी सी और वैली बन जाए, उसे हम क्या कह देते हैं, हैंग्ड वैली कह देते हैं। या जो स्ट्रक्चर मैंने पहले बनाया था आप उसको समझो कि ये आपकी मेन वैली थी, और हुआ क्या है कि आइस मेल्ट हो गई है। क्या मिल गई है, आइस मेल्ट हो गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक ट्रिब्यूटरी वैली बन गई है जो हैंग कर रही है, और ऐसा लगता है कि भैया हैंग, जैसे कि मेन वैली से हैंग करके रखी हुई है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हैंगिंग वैली कह देते हैं, ठीक है। इसमें लिखा भी है सो दैट दिस इट्स स्ट्रीम प्लंज डाउन एज अ वाटरफॉल। तो कई बार हमें क्या देखने मिलता है कि इसकी स्ट्रीम जो होती है, पानी जो होती है, वाटरफॉल की तरह नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, ठीक है। एंड आफ्टर द डिग्लेशिएशन मेल्ट वाटर फ्रॉम हैंगिंग वैलीज ऑफन फॉर्म्स वाटरफॉल्स व्हेन जॉइनिंग द मेन वैली। और ये अधिकतर क्या होता है, मेन वैली को ज्वाइन करके क्या बना देते हैं, आपके वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो हैंगिंग वैली कुछ नहीं है यार, अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूं तो ऐसी वैली जो ऐसे दिखाई देती है, या हमको अगर हम दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि किसी एक मेन वैली में ये छोटी सी वैली हैंग करके रखी हुई है, इसको हम कहते हैं हैंगिंग वैली कह देते हैं, ठीक है। यू शेप्ड वैली के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। और जब स्नो वाटर इसमें मेल्ट होता है, ये स्नो जब मेल्ट होती है तो फॉर्म इसमें क्या अधिकतर पानी भर जाता है, और बड़े बड़े से इसमें से क्या फॉर्म होते हैं, जब स्ट्रीम निकलती है तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास रोशे माउंटेन। अब ये रोशे माउंटेन्स क्या होते हैं भैया, रोशे माउंटेन अगर आप देखोगे तो इसमें भी एब्रेशन और प्लकिंग की प्रोसेस होती है। इसका जो एक साइड आप देखोगे वो स्मूथ साइड होती है, वहां पे आपकी क्या हो गई है, एब्रेशन की प्रोसेस हुई है। और ये जो यहां से आपके क्या आए हैं, यहां से आपके जो स्टोन पार्टिकल्स है ये घिस घिस के इसको स्मूथ कर दिया है। क्या कर दिया, इसको स्मूथ कर दिया है। जबकि इसका जो दूसरा साइड होता है वो स्टीप होता है। कैसा होता है इसका दूसरा साइड,
स्टीप होता है। और क्या हुआ है, इस तरीके के जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनते हैं ग्लेशियर पे, उसे हम क्या कह देते हैं, रोशे माउंटेन कह देते हैं। तो हुआ क्या है, दिस इज अ रेजिस्टेंट रेसिडुअल रॉक, हम रॉक जिसको आप कह सकते हो, द सरफेस इज स्टीरेटेड बाय आइस मूवमेंट, इट्स अपस्ट्रीम साइड इज स्मूथेंड बाय एब्रेशन प्रोसेस। मैंने क्या बोला, इसकी जो अपस्ट्रीम साइड थी वो स्मूथन हो गई है एब्रेशन प्रोसेस के थ्रू, जबकि जो इसकी डाउन स्ट्रीम जो साइड है वो रफ है, किसके कारण, प्लकिंग के कारण। इसका जो एरिया है ये रफ है, क्यों, प्लकिंग के कारण। मतलब क्या हुआ होगा कि इसके बीच में कुछ ऐसे बड़े बड़े रॉक आ रहे होंगे जिसको इसने उखाड़ के फेंक दिया होगा आगे, ठीक है। तो ये है अपने रोशे माउंटेन जो हमारे इरोजनल एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉर्न्स। अब देखो मैंने पहले ही बताया था हॉर्न्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जैसे ये देखो, ये आपके तीन साइड से आप देखोगे तो तीन साइड से इसमें क्या हुआ है, तीन सर्क का फॉर्मेशन हुआ है, तीन सर्क का फॉर्मेशन हुआ है, तो फॉर्मेशन हो गया हॉर्न का। मतलब तीन साइड से इसमें इरोजन हुआ है जिसके कारण फॉर्मेशन किसका हो गया है, हॉर्न का आपको फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। वही लिखा होगा हॉर्न और पिरामिडल पीक क्या होते हैं भैया, कि हॉर्न्स आर पिरामिडल और ट्रायंगुलर पीक्स क्रिएटेड व्हेन 3 or more सर्क्स intersects leading to a steepening or a sharpening of the peak। तो क्या हुआ इसमें, तीन साइड से इसमें इरोजन हुआ है जिसके कारण एक ऐसी पीक बन गई है जो ऐसा लगता है कि हॉर्न की तरह दिख रही है। कैसी दिख रही है, हॉर्न की तरह। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज नूनाटक्स। अब ये नूनाटक्स क्या होते हैं भैया, तो आप देखोगे कि आपके पूरे ग्लेशियर में आपके बीच में एक ऐसी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये आइलैंड सा दिख रहा है, दिख रहा है कि सभी जगह पे पूरे आइस है और बीच में ये अपलिफ्टेड पार्ट है, या बीच में ये ऐसा पार्ट है जो कि थोड़ा सा ऊपर उठ गया है ना। तो इसी आइसोलेटेड पीक को हम क्या कह देते हैं, नूनाटक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नूनाटक्स कह देते हैं। आइसोलेटेड पीक्स और माउंट्स सराउंडेड बाय ग्लेशियल आइस, दे रिजेंबल स्मॉल आइलैंड। कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे से आइलैंड की तरह दिखते हैं, विद इन द आइस मास एंड डिक्रीजेज इन साइज ओवर द टाइम। और बार बार ग्लेशियर एक्शन के कारण इनका जो साइज होता है डिक्रीज होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये भी जाके फ्रॉस्ट एक्शन के कारण मिल जाते हैं ग्लेशियर, ठीक है। तो ये नूनाटक्स होते हैं। तो हमने इरोजन में काफी सारे स्ट्रक्चर पढ़े ग्लेशियर के इरोजन में। हमने शुरुआत सर्क से की थी। हमने देखा कि जब आपके ग्लेशियर में सिर्फ एक साइड से उसमें इरोजन हो रहा है तो फॉर्मेशन उसमें क्या किसका होता है, सर्क का फॉर्मेशन होता है। और हमने देखा कई बार इसमें जब पानी भर जाता है उसे हम कहते हैं सर्क लेक और टार्न लेक भी कह देते हैं। इसके बाद हमने सेकेंड देखा कि एरिटीज क्या होते हैं। तो हमने देखा कि जब ग्लेशियर में दो साइड से इरोजन हो जाए तो फॉर्मेशन किसका होता है, एरिटीज का। इसके बाद थर्ड जो हमने देखा था उसको हमने देखा, अभी देखो हॉर्न क्या होता है। तो हॉर्न क्या होता है, जब ग्लेशियर में तीन साइड से इरोजन हो जाए तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है, हॉर्न का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। हमने इसमें देखा था नूनाटक्स क्या होते हैं। नूनाटक्स क्या होते हैं, जो आइसोलेटेड पार्ट होते हैं, आइसोलेटेड और अपलिफ्टेड पार्ट जो हमें देखने मिलते हैं, जो पूरे ग्लेशिएटेड रीजन में देखने मिलेगा उसे हम नूनाटक्स कह देते हैं। और हमारे पास एक बच गया रोशे माउंटेन। ये रोशे माउंटेन क्या होते हैं भैया, रोशे माउंटेन ऐसे माउंटेन रेंजेस होते हैं जिसमें एक साइड से ऑपरेशन की प्रोसेस होती है जिसके कारण वो स्मूदन लेयर होता है, जबकि जो दूसरा साइड होता है वो क्या होता है, आपका रफ सरफेस होता है, क्योंकि इसमें प्लगिंग की प्रोसेस हुई होती है। इसके बाद हमने ग्लेशिएटेड वैली और हैंगिंग वैली देखी। ग्लेशिएटेड वैली ऐसी वैली होती है जिसको यू शेप का स्ट्रक्चर ले लेती है जो ओवर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हैंगिंग वैली ऐसी वैली होती है जो कि जिसका डेवलपमेंट इरोजन के प्रोसेस के थ्रू होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसा लगता है कि ये मेन वैली से हैंग करके बनी हुई है, ठीक है। और कई बार इसमें ग्लेशिएटेड वाटर भी जाके भर जाता है, और जब ये वाटर पूरा भर जाएगा तो एक स्ट्रीम का डेवलपमेंट होगा और वहीं से पानी गिरेगा और वाटरफॉल का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ इरोजनल फीचर्स, ठीक है। चलिए अब हम ग्लेशियर के डिपोजिशनल फीचर्स पे चलते हैं। भैया ग्लेशियर के डिपोजिशनल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो ग्लेशियर ने जो ऊपर से जो भी मलबा बहा के लाया उसको आगे कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगा नीचे आगे, और इसके कारण सबसे पहले फॉर्मेशन होता है ग्लेशियल टिल का। किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लेशिएटेड टिल का। जैसे हमने अपने पास देखा था जब हमारे पास रनिंग वाटर आ रहा था तो एल्यूवियल कोन और एल्यूवियल फैन का फॉर्मेशन हो रहा था। एल्यूवियल कोन एक ऐसा एरिया था जहां पे बड़े बड़े कोर्स पार्टिकल्स आके डिपॉजिटेड थे, और एल्यूवियल फैन ऐसा इलाका था जहां पे स्लिट और क्ले के पार्टिकल आके डिपॉजिटेड थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास उसी तरीके से ग्लेशियर में भी होता है। तो ग्लेशियल टिल इज अ अनसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रिस लेफ्ट बिहाइंड एज ग्लेशियर मेल्ट। जब ग्लेशियर मेल्ट हो गया है तो वहां पे कौन से अनसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स,
कौन से पार्टिकल? अनसॉर्टेड, कोर्स और फाइन पार्टिकल्स आके यहाँ डिपॉजिट हो गए हैं, तो इसके कारण फॉर्मेशन हमारे पास ग्लेशियल टिल का हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? ग्लेशियल टिल का। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? आउटवॉश डिपॉजिट्स क्या होंगे? तो ध्यान रखना कि हमारे पास कोर्स पार्टिकल तो पास में ही डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन सैंड और क्लिट के जो पार्टिकल, सॉरी जो स्लिट और सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे? थोड़ा दूर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और फॉर्मेशन कर देंगे आउटवॉश प्लेन का। किसका फॉर्मेशन कर देंगे? आउटवॉश प्लेन का। और ऐसे डिपॉजिट को हम ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आउटवॉश प्लेन क्या होता है भैया? आउटवॉश प्लेन क्या होता है? तो ये एक ऐसा ही प्लेन है, द प्लेन्स एट द फुट ऑफ द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर के फुट में आपको देखने को मिलेगा पहली बात ये, एंड आर कवर्ड विद द ग्लेशियर फ्लूवियल डिपॉजिट। और इसमें क्या होता है? ग्लेशियर फ्लूवियल डिपॉजिट से भरा होता है। देखो ये पूरा इलाका आपको जो दिख रहा है, ये पूरे इलाके में क्या है? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, जो ग्लेशियर से बह के आया है। और ऐसे प्लेन को हम आउटवॉश प्लेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आउटवॉश प्लेन कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रमलिन। अब ये ड्रमलिन क्या होता है भैया? तो ड्रमलिन हमको स्मूथ और ओवल शेप का हिल तरीके का दिखेगा, है ना? क्या है? दीज आर द स्मूथ ओवल शेप्ड हिल्स मेड ऑफ रॉक्स एंड डर्ट। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? रॉक्स और डर्ट के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ है। एंड नेक्स्ट, दीज हिल्स हैव टू एंड्स, वन एंड कॉल्ड द स्ट्रोस एंड एंड इज फ्लैटर एंड स्टीपर, व्हाइल द अदर एंड इज कॉल्ड टेल। तो पहले इनको हम स्ट्रॉस एंड कह देते हैं, जो हमारे पास क्या होगा? फ्लैटर और स्टीपर होगा। जबकि जो दूसरा एंड होगा वो क्या होगा हमारे पास? उसको हम क्या कहते हैं? टेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टेल। और इसमें सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद करना है कि इसको हम बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। बस इतना समझ लेना आप कि हमारे पास जो ड्रमलिन्स होते हैं उसको बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहते हैं। आपके पेपर में शायद पूछा भी है प्रीवियस ईयर में कि बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जवाब होगा उसको ड्रमलिन को। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर आपको देखना, तो ये है आपका स्ट्रक्चर, ड्रमलिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जिसमें एक स्मूथ, इसका एक साइड स्मूथ है, दूसरा साइड इसमें आपको टेल देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मोराइंस। तो मोराइंस वही है, फ्लूवियल डिपोजिशन। क्या लिखा हुआ है? दीज आर द लॉन्ग रिजेस ऑफ द ग्लेशियल टेल। ग्लेशियल टेल के बड़े बड़े से लॉन्ग रिजेस होते हैं, डिपॉजिट्स, नेम्ड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन दे फाउंड। तो इसको तीन तरीके के लोकेशन के आधार पर इसको नाम दिया गया है। पहला होता है टर्मिनल मोराइंस। टर्मिनल मोराइंस क्या होते हैं? तो ये आपको कहां मिलेंगे? ग्लेशियर के टो पे देखने मिलेंगे। कहां मिलेंगे? ग्लेशियर के टो पे। इतना ध्यान रखना कि टर्मिनल मोराइंस आर फाउंड एट द एंड और टो ऑफ द ग्लेशियर्स, व्हाइल लेटरल मोराइंस फॉर्म अलोंग द साइड्स पैरेलल टू द ग्लेशियर वैली। अब देखो टर्मिनल मोराइंस कहां देखने मिलेगा? जो फुट हिल्स पे, आपके फुट पे जो मोराइंस देखने मिलेगा उसको हम टर्मिनल मोराइंस कह देते हैं। जबकि दूसरा हमारे पास लेटरल मोराइंस है, वो आपको ग्लेशिएटेड वैली के पैरेलल देखने मिलेगा। कैसे मिलेगा? ग्लेशिएटेड वैली के पैरेलल देखने मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो जनरली ये हॉर्स शू शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हॉर्स शू के शेप की तरह इनका दिखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मीडियल मोराइंस क्या होते हैं, तो मीडियल मोराइंस आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द ग्लेशिएटेड वैली। देखो ये पूरा ग्लेशिएटेड वैली है, इसके बीच में जो मोराइंस का डिपोजिशन है उसे हम क्या कहते हैं? मीडियल मोराइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियल मोराइंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, तो हमने क्या देखा? हमने डिपोजिशनल और इरोजनल स्ट्रक्चर देखा आपने ग्लेशियर्स के बारे में, और हमने देखा इसमें ग्राउंड वाटर के बारे में। हमने डिपोजिशनल स्ट्रक्चर में इसके 3-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमको जो ध्यान में रखना ही है बिल्कुल, वो कौन कौन सी हैं? तो पहले ध्यान रखना आपके कि ग्लेशियल टिल क्या होता है, आउटवॉश डिपॉजिट्स क्या होते हैं, आउटवॉश प्लेन्स क्या होते हैं, मोराइंस क्या होते हैं, और क्या ध्यान रखोगे आप? ड्रमलिन क्या होता है। और ध्यान रखना ड्रमलिन को हम एग ऑफ द बास्केट टोपोग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग ऑफ द बास्केट टोपोग्राफी भी ड्रमलिन को कहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोस्टल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और विंड्स के थ्रू कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप वीडियोस देख रहे होंगे और आपको वीडियो भी पसंद में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन वीडियो से रिलेटेड तो आप उसी के कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो। हम कमेंट सेक्शन को जरूर देखेंगे और उसमें जो भी होगा आपके डाउट का जो भी सोल्यूशन होगा हम जरूर करेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।